मेरी आवाज आप लोगों तक आ पा रही है? भाई आज हमारी चाय ठंडी हो गई, हम चाय नहीं पी पाए हैं। चलो ठीक है, आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। जी, रूबी वर्मा जी नमस्ते बेटा, खुश रहो, शुभाशीष बहुत बहुत आपको। ठीक है, ज्ञानचंद जी हैं, राधे राधे। और अंजलि जी हैं, अन्नू है हमारे साथ, शिवानी सैनी है, आकाश पाठक जी हैं, अंबुल जी हैं और मोनिका राठौर हैं, साक्षी पटेल है, इमरान जी हैं, आलोक कुमार वर्मा हैं, ज्ञानचंद जी हैं। सभी को मेरी आवाज आ पा रही है, इसका मतलब सभी लोग अच्छे हैं, एकदम बढ़िया है, शानदार है, फर्स्ट क्लास है। नमस्ते जी नमस्ते, ठीक है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी। खुशी खुशी बेटा ठीक हो, आप अच्छे हो? ओके, अच्छा। रिंकू ने आज ही स्टार्ट किया है क्लास, बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है भाई सभी का। नमस्ते जी, ठीक है। हम लोग संवैधानिक विकास पर थे। किस पर थे बच्चे? संवैधानिक विकास, जहां से पॉलिटी की बिल्कुल शुरुआत होती है। हम संवैधानिक विकास को पढ़ रहे थे। हम लोग पॉलिटी में क्या क्या पढ़ चुके हैं? देखिए, अगर हम बात करें कि भाई राज व्यवस्था में हमारा क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, राज व्यवस्था में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, चिंतक पढ़ चुके हैं हम सभी, जो भी आपके सिलेबस में एक दो छूटे हुए हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ लेंगे जब हम उनकी आइडियोलॉजी पढ़ेंगे। तो चिंतक छूटे हुए हैं, ठीक है, चिंतक पाश्चात्य, ठीक है ना, और भारतीय, ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। एक आध दो चिंतक छूटे हुए हैं, ठीक है, लेकिन चिंतक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक है, जो थिंकर्स हैं, ठीक है, थिंकर्स हमने कर दिए भाई, पाश्चात्य और भारतीय। थिंकर्स के बाद फिर हमने राज्य, और फिर हमने शासन व्यवस्था, हमने दोनों को देखा। राज्य को भी पढ़ा, राज्य को भी समझा, और हमने शासन व्यवस्था को। देखो, मैं कई बार ऐसा इसलिए लिखता हूं कि आपको आपका मोटिव पता हो कि आप कितना कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग बीच में से आए हैं, जिन्हें नहीं पता, तो वो अपने इन लेक्चर्स को धीरे 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 करते हुए, ठीक है, रिवाइज करके कंप्लीट करें। ठीक है, राज्य शासन व्यवस्था, ठीक है, ये ध्यान रखना आपका। अब शासन व्यवस्था के बाद फिर हम आए शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार पर। प्रणालियों के विभिन्न प्रकार पर, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। और उसके बाद फिर आज हम बात करेंगे संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास, ठीक है, संवैधानिक विकास, ठीक है। संवैधानिक विकास के बाद सब लोग प्लीज यहां पर फोकस करेंगे। आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जब ये संवैधानिक विकास हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम गांधीवाद पढ़ेंगे, ठीक है, हम समाजवाद एवं साम्यवाद पढ़ेंगे, समाजवाद साम्यवाद, और यहीं पर हम कार्ल मार्क्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, संवैधानिक विकास के बाद यहीं पर हम कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, गांधीवाद पढ़ेंगे, हम समाजवाद को पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो ये टॉपिक है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, जिससे कि आप भी थोड़ा सा पहले प्रिपेयर होके आए, ठीक है, इन टॉपिक्स को पढ़ के आए, क्योंकि हम इनको पढ़ने जाएंगे, है ना, हम इनको पढ़ेंगे संवैधानिक विकास के बाद। और उसके बाद फिर हम अम्बेडकरवाद पढ़ेंगे। अम्बेडकरवाद क्या है, हम इसको जानेंगे। तो ये हमारे टॉपिक है मेरे भाई, 1 2 3, ठीक है, जो हम संवैधानिक विकास की बात पढ़ेंगे। अब संवैधानिक विकास को भाई हम दो भागों में बांटते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि एक तो संवैधानिक विकास को बांटा जाता है कि भाई कंपनी का शासन, कंपनी का शासन, और दूसरा बांटा जाता है संवैधानिक विकास को क्राउन के शासन के अंतर्गत। कंपनी का शासन और बच्चे क्राउन का शासन, ठीक है। तो हम दो भागों में बांटते हैं इसको। आओ,
अब संवैधानिक विकास यहां पर मैं लिख देता हूं, सब लोग प्लीज फोकस करेंगे यहां पर। संवैधानिक विकास मैंने लिख दिया। यहां पर एक तरफ हो गया बच्चे ये कंपनी का शासन, दूसरी तरफ हो गया क्राउन का शासन। ठीक है, संवैधानिक विकास। मैंने आपको ये बताया था कि संवैधानिक विकास होता क्या है। ये जो टॉपिक है संवैधानिक विकास, ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसका आशय क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका निहितार्थ क्या है, ये मैंने आपको समझाया था। और इस क्रम में मैंने आपको बताया था कि भाई भारतीय संविधान के लागू होने से पहले संपूर्ण ब्रिटिश भारत का प्रशासन जिन नियमों और कानूनों के द्वारा चलाया जाता था, वो नियम वो कानून ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के संदर्भ में बनाए जाते थे। देखिए हम उन्हीं के महत्वपूर्ण प्रावधानों को पढ़ रहे हैं। देखिए इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हम इसी को संवैधानिक विकास के नाम से जानते हैं। अब कंपनी के शासन में ये ध्यान रखना, आपको सबसे पहले आपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा। मुझे आप लोगों के कमेंट प्राप्त हुए और आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया, लेकिन दिल से आप लोगों ने इसकी तारीफ की, इसका आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। देखिए बहुत सारे लोगों की शिकायत थी सर कभी याद नहीं हुए, देखिए अच्छी से अच्छी किताब और प्रोफेसर याद नहीं करवा पाया, हमने याद करवा दिए। देखिए फिर 1781 का संशोधन हुआ, 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, इसको हम लोग बंगाल जुडिशरी एक्ट, बंगाल जुडिशरी एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। फिर आया 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट बच्चे, ठीक है ना। ये क्या था क्या नहीं था बच्चे, सब कुछ हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया था, है ना। बोलो किया था कि नहीं, आप ही बताओ, किया था ना। तो 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट, फिर इसके बाद एक संशोधन हुआ इसमें जिसको हम 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम बोलते हैं। और 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम क्यों लाया गया था, अगर मैं आपसे पूछूं, तो कार्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के, कार्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के लिए, ठीक है। ये कंपनी के शासन के अंतर्गत आने वाले बच्चे जो एक्ट है ये वो हैं, ठीक है, जो कंपनी के शासन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कंपनी के शासन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बच्चे चार्टर एक्ट, जो कंपनी के शासन के अंतर्गत आए। और आज की जो हमारी विषय वस्तु होगी वह चार्टर एक्ट होगी, 1793 से स्टार्ट होंगे। और ये हैं क्या, इनके बारे में एक एक बात, एक एक पॉइंट में आपको समझाता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है, ये प्रत्येक 20 वर्ष के अंतराल पर आएंगे, तो इसका मतलब है 1793 का चार्टर एक्ट, पहले आया 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक है। फिर 20-20 वर्षों के अंतराल के बाद तो 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे कंपनी के शासन के अंतर्गत आए हैं। फिर क्राउन के शासन के अंतर्गत जो आपका एक्ट आता है वह आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। और 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद फिर मेरे प्यारे बच्चे परिषद अधिनियम आते हैं। परिषद अधिनियम में 1861 का परिषद अधिनियम, परिषद अधिनियम। फिर उसके बाद बचे 1892 का परिषद अधिनियम, फिर 1909 का परिषद अधिनियम, 1909 का परिषद अधिनियम, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम,
भारत शासन। ठीक है, तो ये आपको समझना है सब लोगों को। संवैधानिक विकास की इस यात्रा में कंपनी का शासन, कंपनी के शासन के अंतर्गत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम जिसको बंगाल जुडिशरी एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं, फिर 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट, और फिर इसमें संशोधन होता है पिट्स के इंडिया एक्ट में 1784 के में, जिसको आप ठीक है 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम, ठीक है क्या कहते हैं 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम भी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर ठीक है यही है बच्चे चार्टर एक्ट, ठीक है जो ये है। फिर हम आते हैं क्राउन का शासन। क्राउन के शासन के अंतर्गत 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का, फिर 1909 का परिषद अधिनियम है, फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का। ठीक है, आपने यहां तक पढ़ लिया। आज हम चार्टर एक्ट के बारे में बात करेंगे। क्या है चार्टर का मतलब? होता है बच्चे एक प्रकार का अधिकार पत्र। एक सांस में समझेंगे पहले अच्छे से। चार्टर का मतलब होता है एक प्रकार का अधिकार पत्र। मतलब ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी को अधिकार दिया गया, और ये अधिकार दिया गया कि कंपनी अगले और 20 वर्षों के लिए भारत का प्रशासन संभालेगी। क्लियर है? तो कंपनी 20 20 20 20 इस तरह से, तो अगले 20 वर्षों के लिए, फिर अगले 20 वर्षों के लिए, यहां पर कंपनी को 20 वर्षों का चार्टर, फिर यहां से और 20 वर्षों का, और फिर यहां से और 20 वर्षों का। तो कंपनी को चार्टर दिया गया कि कंपनी भारत का प्रशासन। चार्टर का मतलब क्या है? अधिकार। जैसे मुझे अधिकार दे रखा है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा, तो जैसे मेरा मन करता है बीच में तो मैं इकोनॉमी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस बैच की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरे पास है। तो ऐसे ही ब्रिटिश संसद के पास है संपूर्ण भारत का प्रशासन किसको सौंपा जाए, किसे सौंपा जाए, ठीक है, और किस तरह से वो भारत का प्रशासन डील करे, ये तय करने का अधिकार ब्रिटिश संसद को है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी संस्था को तय करने का अधिकार है कि मुझे कौन से बैच में पढ़ाना चाहिए, कौन से बैच में नहीं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे ही ब्रिटिश संसद को यह अधिकार है कि भारत का प्रशासन कौन संभालेगा, कैसे संभालेगा, ठीक है, और किन नियमों और शर्तों के आधार पर। तो ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी को और 20 वर्षों का प्रशासन देने के लिए, ठीक है, ये एक्ट लाए गए। सबसे पहले लाया गया 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट को समझेंगे बच्चे। 1793 के चार्टर एक्ट में ये बात बोली गई, ठीक है मुन्ना समझना, कि जो कार्नवालिस को दिया गया विशेष वीटो था, कार्नवालिस को दिया गया जो एक विशेष वीटो था, जिसमें कार्नवालिस अपनी गवर्नर जनरल के परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था, वो बंगाल के आगे आने वाले सभी गवर्नर जनरलों को दे दिया गया। मतलब जो वीटो कार्नवालिस को दिया उसका फायदा पहुंचा। उसका फायदा ये पहुंचा कि अब कम डिस्प्यूट होने लगे गवर्नर जनरल्स की काउंसिल में, और अब गवर्नर जनरल्स की काउंसिल में कम डिस्प्यूट होने लगे तो बड़ी स्वाभाविक सी बात थी, बहुत सॉफ्टली सारे काम हुए, ठीक है, क्योंकि गवर्नर जनरल के पास अथॉरिटी आई, और जब उसके पास अथॉरिटी आई, ऐसे में एक व्यक्ति जब सर्वे सर्वा एक बना रहा तो उसके काउंसिल के सदस्य भी उसी की विचारधारा के अनुरूप आगे बढ़े, चले, डिस्प्यूट कम हुआ, और बहुत फ्रूटफुल काम हुए कार्नवालिस के समय में। इसलिए कार्नवालिस का जब आप शासनकाल देखोगे बच्चे पूरा भारत में, मैं हिस्ट्री में आपको बताऊंगा 1786 से 1793 तक, फिर दोबारा भी भारत में आता है वो, फिर बाद में मृत्यु हो जाती है और गाजीपुर में इसकी कब्र है। तो इसका शासनकाल बहुत उन्नति तरक्की का शासनकाल माना जाता है। एक कार्नवालिस कोड बनाता है, ठीक है, एक तरह का एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये ब्रिटिश अधिकारी कर्मचारियों के लिए, ठीक है। ये राजस्व प्रशासन को न्याय प्रशासन से अलग करता है, ठीक है। इसके अलावा भू राजस्व व्यवस्था जिसको जमींदारी कहते हैं हम, या स्थायी बंदोबस्त या स्थिरमरारी, इसको स्थापित कराता है। मतलब बहुत सारे कार्य किए कार्नवालिस ने, नो डाउट दूरदर्शित है, ठीक है। तो इससे कार्नवालिस को दिया गया जो वीटो है वो आगे आने वाले सभी गवर्नर जनरलों को दे दिया गया 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, ठीक है। और बोला कि मुख्य सेनापति अब स्वतः ही गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य नहीं बन सकता। ये भी बात बोली गई कि मुख्य सेनापति स्वतः ही गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य नहीं बन पाएगा। ये दो प्रमुख प्रावधान थे इस एक्ट के। फिर 1813 का चार्टर एक्ट। अब 1813 के चार्टर एक्ट को लाए जाने के पीछे के रीजन है, वो रीजन आप समझे। रीजन क्या है बच्चे? कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई, ठीक है। औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी की शुरुआत से ही चल रही है, और इस औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप वहां पर एक नए पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, और उस पूंजीपति वर्ग ने दबाव डाला कि भारत जैसा मुनाफे का बाजार हम सभी के लिए खोल दो। केवल अकेली कंपनी ही क्यों भारत के साथ व्यापार कर रही है, भारत जैसा मुनाफे का बाजार तो हम सभी के लिए खोल देना चाहिए, है ना। भारत जैसा मुनाफे का बाजार तो हम सभी के लिए खोल देना चाहिए, केवल कंपनी ही क्यों भारत के साथ व्यापार कर रही है। ये बात आ रही है ना समझ में? अब बच्चे इन पूंजीपतियों के दबाव में, देखिए, सरकार को निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि पूंजीपतियों के दबाव में सरकार निर्णय लेती है। सरकार को बनाने और बिगाड़ने में पूंजीपतियों का बहुत बड़ा हाथ रहता है मेरे प्यारे साथियों। चाहे आप पहले की बात कर लें, चाहे आप अब की बात कर लें, बहुत बड़ा रोल होता है पूंजीपतियों का।
ठीक है ना मुन्ना, समझ में आ रही है? बहुत बड़ा रोल रहता है पूंजीपतियों का। तो पूंजीपतियों ने दबाव डाला कि भारत जैसा मुनाफे का बाजार हम सभी के लिए खोल दिया जाए, सभी के लिए ओपन कर दिया जाए, केवल, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार स्थापित किए हुए, इतना बड़ा बाजार है, और इसने सरकार को विश्वास दिलाया कि हम तुम्हें कंपनी से ज्यादा मुनाफा कमा के देंगे। दूसरा, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था, इसके कारण भी भारत का बाजार, देखिए, ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए खोलना पड़ा। तो अभी तक भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। अभी तक भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार बेटा किसके पास, केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। ठीक है, लेकिन पूंजीपतियों के दबाव में भारत का बाजार सभी के लिए खोल दिया गया। तो इसका मतलब है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के माध्यम से। पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ, समाप्त कर दिया गया। ललित यादव, ठीक है, देखो एक बात सुन लो, ठीक है, प्रिंट नोट्स मुझे तब देने थे, ठीक है, मैं कान खोल के आप सुन लो ललित जी, ठीक है, जब मैं ये सारी चीजें स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाता रहता और नोट से आप उसका रिवीजन करते रहते। मतलब ये सब मैं स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाता, आप लोगों ने बोला कि नहीं हमें लिख लिख कर पढ़ाओ। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, अब आप देखेंगे कल जो बोर्ड पीडीएफ थी, कल वो बोर्ड पीडीएफ आपको मिल गई होगी, कल वाली बोर्ड पीडीएफ आपको मिल गई होगी। दूसरा, मैं पॉलिटी की कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा कि पॉलिटी की कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको दे दूं। ठीक है, वो मेरे पास है पॉलिटी की, अभी नहीं दूंगा, नहीं तो फिर तुम क्लास करना बंद कर दोगे, इसलिए ध्यान रखो। सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे पढ़ना मेरे प्यारे बच्चे, सबसे ज्यादा जरूरी है इस लेक्चर्स को ध्यान से देखना। किसी नोट से कुछ नहीं हो सकता। मार्केट में 100 किताबें हैं, ठीक है, 100 किताबों में पूरा कंटेंट है, कोई किताब, ठीक है, ऐसी नहीं कि कम अच्छी हो, सब बहुत अच्छी किताबें हैं। लेकिन क्या किताबों को पढ़ने से हो जाता है? नहीं। फिर भी टीचर की आवश्यकता पड़ती है, क्यों? क्योंकि टीचर बेटा उन सारी चीजों को आपको समझा रहा है, तो यहां पर फोकस करो, नोट्स के पीछे मत भागो। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो सब लोग, जो मैं बता रहा हूं, आप लोग, ठीक है, पूरा मजा किरकिरा कर दिए, इतना अच्छे से सब कुछ चल रहा था, है ना? तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन कंपनी चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार करती रहेगी। ठीक है, इसी एक्ट से ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दी गई, 1813 के चार्टर एक्ट से। इसी एक्ट से बोला गया कि भारतीयों में शिक्षा के सुधार और भारतीयों में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। भारतीयों में शिक्षा और शिक्षा के विकास के लिए कितना? 1 लाख रुपया बच्चे खर्च किया जाएगा, इस एक्ट में बोला गया। और इसके अलावा, ठीक है ना बच्चे, ये हो गया। इसके अलावा इस एक्ट के माध्यम से एक और महत्वपूर्ण प्रावधान ये हुआ मेरे प्यारे बच्चे कि जो डिविडेंड था, मतलब जो कंपनी के शेयर होल्डर्स से, कंपनी शेयर होल्डर्स को लाभ देती थी, डिविडेंड देती थी, तो उसको बढ़ा दिया गया डिविडेंड को। फिर 20 वर्षों का इसी एक्ट में बोला गया कि अब और अगले 20 वर्षों का प्रशासन, ठीक है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा जाता है। व्यापार तो छीन लिया गया, व्यापार का एक अधिकार छीन लिया गया कंपनी से। अगले और 20 वर्षों का भारत का प्रशासन कंपनी को दे दिया कि तुम ही संभालोगी। भारत का प्रशासन तो 1833 तक उन्होंने संभाला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब 1833 आया, तो 1833 के चार्टर एक्ट में सबसे प्रमुख प्रावधान ये था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ना तो अब कंपनी चाय का व्यापार कर सकती, ना ही चीन के साथ व्यापार कर सकती। तो मतलब कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया इस एक्ट के माध्यम से। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कंप्लीटली डेमोलिस्ट, ठीक, पूर्णतः बच्चे समाप्त कर दिया। दूसरा, देखिए, इस अधिनियम के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या हो गया बच्चे? भारत का गवर्नर जनरल हो गया। और विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, विलियम बेंटिक। ठीक है, इसी एक्ट के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चे, जो 1833 का एक्ट है, गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक चौथा सदस्य जोड़ा गया, क्योंकि 1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट से गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्यों की संख्या 3 हो गई थी। ठीक है, 3 ही रही, ठीक है, यहां भी 3 रही, यहां भी 3 रही, यहां भी। यहां पर गवर्नर जनरल की काउंसिल में चौथा सदस्य जोड़ा गया, जो कि एक अस्थायी सदस्य होता था, विधि सदस्य होता था। विधि मतलब जब कानून से संबंधित किसी भी मामले पर कोई भी सलाह मशवरा या बैठक किया जाएगा, वो केवल तभी आमंत्रित किया जाएगा। उसका नाम था, ठीक है, लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल में शामिल होने वाला चौथा सदस्य था। ठीक है, इसी एक्ट के माध्यम से विधि आयोग का भी गठन किया गया था, यही वो एक्ट था। ठीक है, कुल मिलाकर इस एक्ट के माध्यम से बच्चे ये और बोला गया
कि ये हम डिविडेंड, कंपनी बोल रही है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को लाभांश तब तक देते रहेंगे जब तक कि क्राउन कंपनी के समस्त पूंजी स्टॉक को 200% के मूल्य पर ना खरीदे। मतलब राजा हमारे संपूर्ण पूंजी के, मतलब हमारी संपूर्ण कंपनी का जो पूंजी स्टॉक है, ठीक है, उसको अगर दोगुने दामों में नहीं खरीद लेता, क्योंकि ठीक है भाई, सरकार ने ही तो हमारे व्यापार बंद करवाया है, पूंजीपतियों के दावा में हमारी क्या गलती, हमारी तो कोई गलती है नहीं, तो इसलिए सरकार, ठीक है, हमारे पूरे, ठीक है, मार्केट को, ठीक है, हमारी पूरी पूंजी को कम से कम दोगुने मूल्य पर खरीदे, ठीक है, तब हम डिविडेंड देना बंद करेंगे अपने शेयर होल्डर्स को, नहीं तो तब तक हम देते रहेंगे, ठीक है ना, तब तक हम देते रहेंगे। और उसके फिर 20 वर्षों बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया। 1853 के चार्टर एक्ट में यह बोला गया कि अब कंपनी को भारत का प्रशासन करने का 20 वर्षों का अधिकार नहीं दिया जाता। सरकार जब चाहे तब कंपनी से भारत का प्रशासन छीन सकती है। अब अगले 20 वर्षों का हम चार्टर कंपनी को नहीं दे रहे भारत के साथ व्यापार करने का। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से यह बोला गया कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होंगी। 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या बोला गया कि बेटा नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होंगी। तो स्वाभाविक सी बात है, पहले नियुक्ति कौन करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसमें बोला गया कि नियुक्ति अब प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होंगी। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो रोल है वो घटा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का रोल जो है बच्चे वो घटा, वो कम हुआ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का रोल, क्योंकि अब प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्तियां होने लगी। तो इसलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर फिर से 18 कर दी गई 1853 के चार्टर एक्ट में। ये बताइए समझ में? तो ये सारे चार्टर एक्ट मैंने आपको, देखिए, एक तरफ से मैंने आपको बता दिए। देखिए, अब मैं इनको क्या करता हूं, अब मैं इंपोर्ट कर लेता हूं, जिससे कि मैं आपको, इनको पढ़वा सकूं, है ना भैया। फिर उसके बाद हम परिषद अधिनियम पर चलेंगे और परिषद अधिनियम को कंप्लीट करेंगे, ठीक। बस आपको बहुत अच्छे से, देखिए, समय समय पर इनका रिवीजन करते हुए चलना है, ठीक है। सभी लोग बस रिवीजन को बहुत ज्यादा महत्व देंगे, रिवीजन नहीं छूटना चाहिए आपका, रिवीजन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। ये वाली पीडीएफ आपको मिल गई होगी, ठीक है, मैंने आपको दे दी होगी, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो निकलवाने की कोई जरूरत नहीं है इसका भी, मतलब कि बहुत सारे पेज हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको कंप्लीट पॉलिटी की पीडीएफ दे दूंगा एक। अरे भाई, ठीक है, इनको रहने दो ना, जिससे कि आप आज की फाइल में भी इनका रिवीजन कर लें। इनको रहने दे रहा हूं मैं, आज की फाइल में भी आप इनका रिवीजन कर लें, है ना। कल वालों को उनका रहने दे रहा हूं मैं। चलो, आइए, 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। 1813 के चार्टर एक्ट को हम लोग समझते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, उससे पहले 1793 का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। अब 1793 के चार्टर एक्ट में पूरा समझा चुका हूं, यहां पर बस तुम पढ़ लो, सिंपली रीड आउट कर लो कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की संसद के द्वारा यह अधिकार दिया गया कि वह भारत के साथ अगले 20 वर्षों तक व्यापार भी कर सकती है और साथ ही साथ प्रशासन भी संभाल सकती है, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की संसद के द्वारा यह अधिकार दिया गया कि वे अगले 20 वर्षों तक भारत का व्यापार प्लस प्रशासन दोनों संभाल सकती है, भारत के साथ व्यापार भी कर सकती है और प्रशासन दोनों संभाल सकती है। कार्नवालिस को जो दिया गया वीटो था, कार्नवालिस को जो वीटो दिया गया था मेरे प्यारे में, दिया गया वीटो था जो कार्नवालिस को, क्या दिया गया था कार्नवालिस को वीटो? बच्चे आप बताइए, ठीक है, बोलिए, कार्नवालिस को क्या वीटो दिया गया था? मैं आप ही से पूछता हूं। तो कार्नवालिस को जो दिया गया वीटो था, जिसमें वह विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है। तो कार्नवालिस को दिया गया जो वीटो था बच्चे, वह ना केवल मद्रास और बंबई के गवर्नरों को दिया गया, बल्कि बंगाल के आगे आने वाले सभी गवर्नर जनरल को भी दे दिया गया। इसके बाद बच्चे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, ये मैंने पहले भी बता दिया था जब मैंने बताया था आपको 1784 का पिट्स का इंडिया के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सभी सदस्यों का वेतन, ठीक है, अब भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे ना बच्चे, जिसमें 6 मेंबर्स थे, याद आया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें 6 मेंबर्स थे,
तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभी सदस्यों का वेतन अब भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा। ठीक है, उन 6 सदस्यों में बच्चे एक अध्यक्ष होता था जो राज्य सचिव होता था। ठीक है, एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता था बच्चे। एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता था और इसमें 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। चार प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे इसमें। ठीक है ना, और अगर 5,000 पाउंड, ये ध्यान रखना, 5,000 पाउंड स्टर्लिंग से अधिक के जो वेतन वाले पद हैं उन पर केवल अनुबंधित सिविल सर्वेंट ही नियुक्त किए जाएंगे। बस इसमें ये था और कुछ नहीं। अब हम आ जाते हैं बच्चे 1813 का चार्टर एक्ट। इसको लाए जाने का कारण क्या था? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। इंग्लैंड में होने वाली इस औद्योगिक क्रांति से वहां पर एक नए पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ बेटा, और उस पूंजीपति वर्ग ने दबाव डाला कि भारत जैसा मुनाफे का बाजार हम सभी के लिए खोल देना चाहिए बेटा। तो देखिए, सरकार को करना पड़ा, सरकार को पूंजीपतियों के दबाव में झुकना पड़ता है। दूसरा है नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण भी कहीं ना कहीं भारत के देखिए व्यापार के द्वार इंग्लैंड के पूंजीपतियों के लिए खोलने पड़े मजबूरन सरकार को। चलिए, प्रावधान क्या है? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन अब्बा स्वरूप कंपनी चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार करती रहेगी। क्लियर है बच्चे? दूसरा, इंग्लैंड के समस्त पूंजीपतियों के लिए भारत के बाजार खोल दिए गए और भू राजस्व और व्यापारिक कर को अलग अलग व्यवस्थित किया गया इस एक्ट के माध्यम से। भू राजस्व अलग, व्यापारिक कर अलग, मतलब दोनों को एक साथ वसूल किया जा सकता है लेकिन दोनों को अलग अलग रखा जाएगा। भू राजस्व को व्यापारिक कर से अलग किया जाएगा। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट से ये किया गया। विलियम बिल्बर फोर्स के नेतृत्व में, पूरा नाम है इसका विलियम बिल्बर फोर्स, ये एक पादरी है, तो इसके नेतृत्व में ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत आने की छूट दे दी गई और भारतीयों में शैक्षणिक सुधार के लिए 1,00,000 रुपए खर्च किए जाने की बात कही गई कि भाई भारतीयों में ठीक है विज्ञान का, शिक्षा का, साहित्य का विकास हो, इसलिए 1,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। इसलिए 1,00,000 रुपए। 1793 का चार्टर एक्ट क्या है कि भाई कंपनी को भारत के साथ व्यापार प्रशासन करने का 20 वर्षों का चार्टर दे दिया गया। 1793 के चार्टर एक्ट में बोला गया कि कार्नवालिस को जो दिया गया वीटो है वो मद्रास और बंबई और प्लस बंगाल के आने वाले सभी गवर्नर जनरलों को दे दिया जाएगा। अरे बोलो यार बच्चे, ये 1793 के चार्टर एक्ट के 2 सबसे प्रमुख प्रावधान है, बस इतना आपको याद रखना है। फिर 1813 का चार्टर एक्ट आया। क्यों लाया? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, वहां पर पूंजीपतियों एक ने दबाव डाला। जो एक नया पूंजीपति वर्ग था जो पैदा हुआ था, अभी अभी पैसे वाला था, उसने कहा सरकार से कि भारत जैसा मुनाफे का बाजार हम सभी के लिए खोल दो। तो बेटा सरकार को दबाव में करना पड़ा, तो इसलिए कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड के सभी पूंजीपतियों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दे दी गई। लेकिन फिर भी कंपनी चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार फिर भी करती रही। ठीक है, इस पर कंपनी का एकाधिकार अभी भी बना रहा, एक चीन के साथ व्यापार, दूसरे चाय के व्यापार पर। क्लियर है? ठीक है, भू राजस्व को ठीक है व्यापारिक कर से अलग अलग कर दिया गया। बेशक वसूल एक साथ किया जा सकता है लेकिन उनका जो ठीक है ना, उनको कर अलग अलग दिया है। तो भू राजस्व को, जो भू राजस्व है उसको व्यापारिक कर से अलग कर दिया है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था। इसके अलावा क्योंकि भारतीयों में शिक्षा का सुधार हो सके, भारतीयों में शिक्षा का विकास हो सके, इसलिए 1,00,000 रुपए खर्च किए जाने थे ठीक भारतीयों में शिक्षा के विकास के लिए। लेकिन साथ ही साथ विज्ञान, साहित्य जैसे विषयों के लिए 1,00,000 रुपए, और प्लस विलियम बिल्बर फोर्स के नेतृत्व में ईसाई धर्म प्रचारकों का भारत में आगमन हुआ। ये 1813 का चार्टर एक्ट है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब 1813 के चार्टर एक्ट के बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है। देखिए, अब ये जो 1833 का चार्टर एक्ट है इसके माध्यम से कंपनी के जितने भी व्यापारिक एकाधिकार थे, मतलब पहले तो ठीक है कंपनी चाय के साथ और चीन का व्यापार करती रही। ठीक है, ध्यान रखना, कंपनी ठीक है चीन के साथ चाय का व्यापार करती रही। 1813 के चार्टर एक्ट से वो समाप्त नहीं किया गया, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट से तो कंप्लीटली ठीक है समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी के सभी प्रकार के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। अभी कंपनी के समस्त प्रकार के व्यापारिक एकाधिकार को बेटा पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ना कंपनी अब चाय का व्यापार कर सकती, ना चीन के साथ व्यापार कर सकती। अब कंपनी बच्चे, कंपनी से व्यापार तो छीन लिया। अब जब व्यापार छीन लिया तो कंपनी पूरी तरह से अब कैसी संस्था बन गई? एक राजनीतिक प्रशासनिक संस्था बन गई जो भारत का प्रशासन अगले 20 वर्षों के लिए संभालेगी। क्योंकि भाई देखो, व्यापार तो छीन लिया, कंपनी 2 काम करती थी, व्यापार प्लस प्रशासन। अब व्यापार तो छीन लिया, तो जब व्यापार छीन लिया तो कंपनी पूरी तरह से एक राजनीतिक संस्था बन गई।
पूरी तरह से, और एक ऐसी राजनीतिक संस्था बनी जो और अगले 20 वर्षों के लिए भारत के प्रशासन को संभालेगी। चलिए, क्लियर है ना बच्चे, ये बात समझ में आई, क्लियर है? चलो बस इतना है। अब कंपनी ने भी बेटा बोल दिया साफ कि देखो सुनो, देखिए तुमने हमारे व्यापारिक एकाधिकार को तो छीन लिया, अब तुम साफ साफ सुन लो, जब तक के, देखिए बिल्कुल क्लियर बोला है कि जब तक के क्राउन कंपनी के समस्त पूंजी स्टॉक को, जब तक कि क्राउन कंपनी के समस्त पूंजी स्टॉक को 200% के मूल्य पर नहीं खरीदेगा, जब तक कि क्राउन कंपनी के समस्त पूंजी स्टॉक को 200% के मूल्य पर नहीं खरीदेगा, तब तक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है, शेयर होल्डर्स जो हैं बच्चे कंपनी, वह 12.5% का डिविडेंड देती रहेगी, 12.5%। देखिए तब तक कंपनी अपने समस्त पूंजी जो होल्डर हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको 12.5% का डिविडेंड कंपनी देती रहेगी, 12.5% का डिविडेंड कंपनी देती रहेगी, देती रहेगी, ठीक है। तो मतलब क्राउन को चाहिए कि क्राउन जब तक कंपनी के समस्त पूंजी स्टॉक को बेटा 200% के मूल्य पर, मतलब 200% के मूल्य पर, तो क्राउन जब तक समस्त पूंजी स्टॉक को 200% मतलब दोगुने दामों पर नहीं खरीद लेता, तब तक कंपनी 12.5% का डिविडेंड, क्योंकि कंपनी की क्या गलती भाई, सरकार ने पूंजीपतियों के दबाव में ऐसे किया है, तो कंपनी तो अपने शेयर होल्डर्स का नुकसान नहीं होने देगी ना भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इस अधिनियम के माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया, और ऐसा बनने वाला पहला व्यक्ति विलियम बेंटिक था, देखिए विलियम बेंटिक था। और मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसियां थी ना, वह पूरी तरह से अब बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दी गई। लेकिन ना भारत की गवर्नर जनरल की परिषद में 3 सदस्य होने थे, एक चौथा सदस्य जोड़ा गया जो कि एक विधि सदस्य होता था, जब कोई भी कानून संबंधी मामला हो तो बच्चे वह अपना जो है ना इसमें भाग लेना, वो अस्थायी सदस्य होता था। और इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति बच्चे कौन था? एक विधि आयोग का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष मैकाले था। हालांकि दास प्रथा को खत्म करने की बात कही गई, लेकिन दास प्रथा 1843 में एलन बरो के समय में खत्म हुई है, इस पर आप इंपोर्टेंट क्लिक करेंगे। हालांकि दास प्रथा को खत्म करने की बात कही गई थी, लेकिन दास प्रथा खत्म हुई है 1843 में एलन बरो के समय में। 1853 का चार्टर एक्ट बोला गया कि चार्टर को अब रिन्यू नहीं किया जाएगा, मतलब कंपनी को और अगले भारत के साथ व्यापार कंपनी को अब और अगले 20 वर्षों का चार्टर भारत का प्रशासन संभालने के लिए नहीं दिया जाएगा। क्राउन जब चाहे तब या सरकार जब चाहे तब कंपनी से भारत का प्रशासन छीन सकती है। गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल जो चौथा सदस्य था मैकाले, जो कि विधि सदस्य होता था, जिसकी अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया था, उसको स्थायी कर दिया गया। 6 और अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए गवर्नर जनरल की काउंसिल में। जो 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था उसका एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, एक अन्य न्यायाधीश, 2 हो गए, और एक एक सदस्य जो बंगाल, मद्रास, बंबई और संयुक्त प्रांत से आने थे, तो वो जोड़े गए। ठीक है, कोर्ट ऑफ अधिकारों के, ठीक है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उसके अधिकारों में कमी आई, क्योंकि बच्चे बोला गया कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होंगी। जब नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होंगी तो बड़ा स्वाभाविक है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अधिकारों में कमी आ गई, क्योंकि नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होंगी। देखो समझो, 1793 का चार्टर एक्ट क्या था भैया? जो कार्नवालिस को दिया गया विशेष वीटो था कि जिसमें वह अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है, वह बंगाल के आगे आने वाले सभी गवर्नर जनरल को प्लस मद्रास और बंबई के गवर्नरों को भी दिया गया 1793 के चार्टर एक्ट में। बोलो मैंने बताया था कि नहीं? ठीक है, बोलो किया गया है कि नहीं? आओ बेटा 1793 के चार्टर एक्ट में एक बार देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूं, ठीक है। चलिए, कार्नवालिस को दिया गया वीटो, मद्रास और बंबई प्लस बंगाल के आगे आने वाले गवर्नर जनरलों को दिया गया, ठीक है। इसके अलावा मुख्य सेनापति अब स्वतः ही गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य नहीं बन सकता। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभी सदस्यों का वेतन अब भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा। ये बड़ी कॉमन सी बात है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में टोटल 6 सदस्य होने थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना है? 1784 के, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट से बना है, पिट्स इंडिया एक्ट से बना है, आप सब लोग जानते हैं। फिर 1813 का चार्टर एक्ट आया। क्यों लाया गया? कारण आपको पता है। प्रावधान क्या थे? ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए विलियम विल्बरफोर्स के नेतृत्व में, कंपनी से
व्यापारिक एकाधिकार छीन लिया गया, लेकिन कंपनी चाय का व्यापार चीन के साथ व्यापार करती रहेगी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों में शिक्षा, साहित्य, विज्ञान और कला के विकास के लिए 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप देने की बात कही। देखो अगला, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती रहेगी और भू राजस्व को व्यापारिक कर से अलग अलग कर दिया गया। देखिए इसमें 1833 का चार्टर एक्ट, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। देखिए कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल की काउंसिल में चौथा सदस्य जोड़ा गया, विधि सदस्य होता था मैकाले था, एक विधि आयोग का गठन किया गया और कंपनी भी बोल दिया कि जब तक क्राउन समस्त पूंजी स्टॉक को 200% के मूल्य पर नहीं खरीद लेती, मैं 12.5% का डिविडेंड देती रहूंगी। 1853 का चार्टर एक्ट, जो चौथा सदस्य जो कल तक अस्थायी था, टेम्पोरेरी था, अब उसको स्थायी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? स्थायी कर दिया गया। बोला गया चार्टर को रिन्यू नहीं किया जाएगा, जब चाहे तब कंपनी से हम भारत का प्रशासन छीन सकते हैं। ठीक है, और 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए। कुल मिलाकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अधिकारों में कमी आई। क्यों? क्योंकि नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाएंगी। ठीक है, अब बताओ ललित, ये बात समझ में आई? चलो, रेनू की समझ में नहीं आ रहा। रेनू बेटा एक बार मुन्ना पढ़, क्योंकि अगर ये मेरी समझ, मतलब अगर मेरे द्वारा पढ़ाई हुई अगर ये एक्ट तुम्हारे समझ में नहीं आए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। ठीक है, बताओ एक बार। ठीक है, सब लोगों को एकदम क्लियर हुआ? ये सारे एक्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हुए? थम्स अप करके एक बार बताओ सब लोग। ठीक है, ईमानदारी से बताओ कि कितने लोगों को 90% याद हो गया? अगर एक बार और रिवीजन कर लेंगे तो 100% याद हो जाएगा। ठीक है, अब शांति दिवाकर हैं, शांति कह रही है कि सर थोड़ा सा कम समझ में आया। ठीक है, शांति इसलिए बच्चे क्योंकि शायद हो सकता है कि आपके जीवन में शांति ना हो। ठीक है, अभी मन में काफी अशांति चल रही होगी। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार सब लोग प्रॉमिस करेंगे कि हाँ हम एक बार सर और रिवाइज करेंगे, क्योंकि बच्चे मैंने बहुत अच्छे से ये समझा दिया। ठीक है, हाँ एक बार अच्छे से खुद से पढ़ना पड़ेगा। विशाल ने बिल्कुल सही बोला है, विशाल वेरी गुड। अच्छा, नीता जी कह रही है सर मेरे समझ में आ रहा है, 95% डन है सर। अच्छा, याद तो कम हुआ है लेकिन सर समझ में पूरी तरह से आ गया, तनु बोल रही हैं। बिल्कुल रिवीजन से हो जाएगा, प्रॉमिस। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है ना। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं बच्चे। ठीक है, इस पर आओ। हम 58 पर हैं। 58 से हमें फिर से आना है बिल्कुल शुरुआत में। यहाँ पर आओ आप। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम, फिर ये परिषद अधिनियम, और फिर ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, चलो देखो, मैं केवल 2-3 पढ़ाऊंगा। 2-3 इसलिए क्योंकि अगर मैंने सारे पढ़ाए तो दिक्कत हो जाएगी आपको याद करने में। मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ ये टफ है, ये टफ है, ये कोई संविधान सभा नहीं है। ठीक है, हल्का सा। तो बस आपको यहाँ पर ठीक है क्लियरली समझना है कि देखो 1858 का भारत शासन अधिनियम एक्सीडेंटली आया। 1857 की क्रांति हुई बच्चे, और बहुत जबरदस्त एक ऐसा स्वतंत्रता संग्राम जिसने अंग्रेजों को लगभग भारत से भागने के लिए मजबूर ही कर दिया था। उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था, जब 1857 की क्रांति हुई, तो वो कैनिंग था। ऐसी चीजों को लिखा करो जब मैं समझा रहा हूं। देखिए, तो कैनिंग था 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल। तो कैनिंग कहता है, ये कैनिंग का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, कैनिंग बोलता है कि हम तो भारत से अपना बोरिया बिस्तरा समेट चुके थे। हम तो भारत से बोरिया बिस्तरा अपना समेट चुके थे।
वो तो शुक्र मनाओ तरंग अवरोधकों का, जिन्होंने हमें भारत से जाने से रोक लिया। ठीक है, हम तो भारत से अपना बोरी बिस्तर समेट ही चुके थे। वो तो शुक्र मनाओ तरंग अवरोधकों का, जो उन्होंने हमको रोक लिया। वो तरंग अवरोधक कौन है बच्चे? तो ये बोलते हैं उन जमींदारों को, उन राजाओं को, महाराजाओं को, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भारतीयों के अगेंस्ट अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 की क्रांति से पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे विद्रोह हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन 1857 की क्रांति बच्चे इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है, इसलिए ये प्रासंगिक हो जाती है और सबसे अलग हो जाती है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें बहुवर्गीयता थी। इसमें लगभग समाज के हर एक वर्ग ने पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो एक विद्यार्थी हो, चाहे वो सैनिक हो। मध्यम शिक्षित वर्ग थोड़ा सा तटस्थ बना रहा, छोटे जमींदारों ने भी खुलकर ठीक है इसमें भाग लिया, लेकिन बड़े जमींदार आमतौर पर तटस्थ बने रहे या फिर अंग्रेजों का साथ देते रहे। ठीक है, देखो विभीषण तो हमेशा होते ही हैं, आपको भी पता है। दूसरा, देखिए बच्चे, ये भारत के किसी एक छोटे से क्षेत्र पर नहीं हुई थी जो क्रांति हुई थी, इसने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत को अपने आगोश में लिया हुआ था। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। देखिए इस क्रांति के जो ऑफिशियल हिस्टोरियन हैं, जो ठीक है ना, ऑफिशियल इतिहासकार हैं, आधिकारिक इतिहासकार, वो है एस एन सेन साहब। वो बोलते हैं कि राष्ट्रीयता के अभाव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था भारत का, नो डाउट, इसमें कोई दौराय नहीं है। बहुवर्गीयता, ये सारी बातें हैं, तो कैनिंग का स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब अब अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अगर भारत में लंबे समय तक शासन हमें करना है, तो हमें अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें कंपनी को या तो समाप्त करना पड़ेगा पूरी तरह से, या कंपनी के एक मॉड्यूल में हमें आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अंग्रेजों ने बहुत बारीकी से इस क्रांति के कारणों को जाना कि आखिर ये इतनी बड़ी स्तर पर क्रांति हुई क्यों। ठीक है, तो अंग्रेजों को पता चला कि हमने हद से ज्यादा भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया, उनके सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप किया। बेशक हमने सुधार किए, लेकिन वो भारतीय इस बात से दुखी थे कि अंग्रेज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे समाज में, हमारे धर्म में किसी प्रकार की कोई कुरीति है, तो हम खुद ही इसको समाप्त कर लेंगे। अंग्रेज कौन होते हैं इसको समाप्त करने वाले? दूसरा, अंग्रेजों ने यह भी पाया कि जो ईसाई धर्म प्रचारकों को हमने भारत आने की छूट दी थी, इससे भी अधिकांशतः भारतीय, स्पेशली हिंदू और मुस्लिम, वो बहुत ज्यादा आहत थे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में बहुत ज्यादा परिवर्तन किया। ठीक है, और उन्होंने स्पष्ट किया कि एक तो हम आगे से भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वे बचे। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने कंपनी से भारत का प्रशासन पूरी तरह से छीनकर क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया, कि कंपनी अब भारत का प्रशासन नहीं संभालेगी, और कंपनी से प्रशासन छीनकर पूरा का पूरा प्रशासन जो है मेरे प्यारे बच्चे, क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है, वो पद बना रहेगा, वो पद तो बना रहेगा। उसकी काउंसिल में बिल्कुल वैसी ही बनी रहेगी, उसकी काउंसिल में भी वो 76 सदस्य जो जोड़े गए थे वो होंगे। लेकिन गवर्नर जनरल जब देसी राजाओं से, जो देसी रियासतों के राजा हैं, महाराजा हैं, जब गवर्नर जनरल उनसे ब्रिटिश सम्राट के संबंधों को निर्धारित करेगा, जब उनसे ब्रिटिश सम्राट के संबंधों को स्थापित करेगा, ठीक है, तब वो वहां पर वाइसराय कहलाएगा। मतलब गवर्नर जनरल अब वाइसराय की भी भूमिका में आ गया। वाइसराय का मतलब होता है ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि। और दूसरा, 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट से जो दो संस्थाएं स्थापित थी जो कंपनी के कार्यों को कंट्रोल कर रही थी, कंपनी पर ठीक है अलग अलग दिशा निर्देश आरोपित कर रही थी, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों संस्थाओं को समाप्त कर एक संस्था बनी भारत राज्य सचिव और उसकी परिषद। भारत राज्य सचिव और उसकी परिषद में ठीक है 15 सदस्य होने से, इसका अध्यक्ष भारत राज्य सचिव होना था, और इसमें टोटल 15 सदस्य होने थे। इन 15 में से आधे से अधिक सदस्य, मतलब 9 सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने भारत में 10 वर्ष तक सेवा की हो और अभी भारत से आए हुए 10 वर्षों से अधिक समय हुआ हो। ठीक, तो कुल मिलाकर बच्चे ये 1858 का भारत शासन अधिनियम है। अब अंग्रेजों ने घोषणा की, क्योंकि बच्चे जो शिक्षित मध्यम भारतीय हैं, जो शिक्षित मध्यम वर्ग से आते हैं, ठीक है, जो विदेशों में पढ़ के आए हैं, वे अपने संवैधानिक अधिकारों को, अपने विधिक अधिकारों को समझते हैं, जानते हैं। तो वो लगातार अब ऐसे में मांग उठाने लगे अंग्रेजों के समक्ष और कहने लगे कि भाई भारतीयों को अंग्रेजी प्रशासन में ज्यादा से ज्यादा शामिल करो। अगर भारतीय अंग्रेजी प्रशासन में शामिल नहीं होंगे तो फिर एक बड़ा स्वाभाविक है, इससे भारतीयों के असंतोष को आप समाप्त नहीं कर सकते, तो हमें स्वशासन के अंतर्गत शामिल करो। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने एक विधान परिषदों की स्थापना की। विधान परिषद का मतलब होता है कानून बनाने वाली संस्था, मैंने बताया था इसी को विधायिका कहते हैं, लेजिस्लेचर। तो अंग्रेजों ने विधान परिषदों की स्थापना की कि सब कानून बनाने वाली एक संस्था का निर्माण किया जाएगा, गठन किया जाएगा, जो कानून बनाएगी भारतीय विषयों पर, और उसी के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू किया जाएगा। और यहाँ पर उसने धीरे धीरे इन संस्थानों में भारतीयों को शामिल करना शुरू किया, जिससे कि दिखा सके भारतीयों को कि देखो
हम सुशासन में, ठीक है, आप लोगों को शामिल कर रहे हैं, मतलब अंग्रेजी शासन प्रशासन में भारतीय शामिल होकर, ठीक है, बढ़ चढ़कर हिस्सा कर रहे हैं, निभा रहे हैं। अगर अंग्रेज कुछ भी ऐसा करते हैं जो भारत के प्रति शोषणपूर्ण है, तो वहां पर अंग्रेज बोल सकते हैं कि देखो भैया, ठीक है, अगर हमने कुछ आपके लिए शोषणपूर्ण किया होता, तो आपके 3-4 लोग ऐसे हैं जो हमारी परिषद में हैं, जिन्होंने इस पर सिग्नेचर किए थे, तो वो ऐसा क्यों होने देंगे आपके प्रति? इसका मतलब है कि आपको समझने में कोई गलतफहमी हुई है। हमारे द्वारा लिए जाने वाले जो निर्णय हैं वो बिल्कुल सही है, वो बढ़िया है। ठीक है, आप ही को कोई परेशानी हो रही है, आप ही को काम का कोई तकलीफ हुई है, आप ही को कोई गलतफहमी हुई है, इस वजह से आप इसको समझ नहीं पा रहे। ठीक है, इस तरह से तो अंग्रेजों ने विधान परिषद मतलब कानून बनाने वाली संस्थाओं का विकास किया, ठीक है, जिसको विधान परिषद कहा गया। और 1861 का परिषद अधिनियम बना। 1861 के परिषद अधिनियम में बहुत सारी नई चीजें आई। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई विशेष परिस्थितियों में, जिसकी अधिकतम अवधि 6 माह थी। ठीक है, अर्थशास्त्री विल्सन के द्वारा आयकर लगाया गया। इसी अधिनियम में पहली बार बजट पर प्रश्न पूछा गया, ठीक है ना, सॉरी, मतलब इसके अधिनियम के माध्यम से पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया, माफ करना, इसी अधिनियम के माध्यम से पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, लेकिन गैर सरकारी सदस्य जो है वो बजट पर प्रश्न नहीं पूछ सकता था। गैर सरकारी सदस्य सार्वजनिक महत्व के विषयों पर भी प्रश्न नहीं पूछ सकता था। ठीक है, लेकिन बजट प्रस्तुत किया गया इस अधिनियम के माध्यम से, और इसी अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। मतलब जब सरकार काम को चलाएगी, तो सरकार कार्य को चलाने के लिए, सरकार काम को, ठीक है, संचालित करने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए, सरकार शासन प्रशासन को चलाने के लिए मेरे प्यारे बच्चे कुछ डिपार्टमेंट बांट देगी। ये क्या कर देगी? कुछ डिपार्टमेंट बांट देगी वो, और वो डिपार्टमेंट अपने अपने विषयों पर प्रशासन करेंगे। ठीक है, आज भारत में जो मंत्री परिषदीय या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है वो ऐसी ही तो है। बताइए बच्चे। देखिए, आज जो भारत में मंत्रिमंडलीय या मंत्री परिषदीय व्यवस्था है वो ऐसी ही तो है। देखिए, तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने विभागीय प्रणाली स्टार्ट की, जो भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव कही गई। इस अधिनियम के माध्यम से विधान परिषद में 3 भारतीय शामिल किए गए थे। इस अधिनियम के माध्यम से देखिए 3 भारतीय शामिल किए गए थे, एक बनारस के राजा, एक पटियाला के राजा, और दूसरा बेटा जो शामिल किए गए थे वो किए गए थे सर दिनकर राव। तो 3 भारतीयों को 1861 के परिषद अधिनियम से, देखिए, शामिल किया गया था। अब हम बात करेंगे 1892 का जो, देखिए, परिषद अधिनियम है, काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब ये जो काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 1892 का जो परिषद अधिनियम है, देखिए, इसमें आप बोल सकते हैं कि विधान परिषदों का थोड़ा सा मतलब विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, और विधान परिषद के सदस्यों के अधिकार भी बढ़ाए गए। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई, और न केवल विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, बल्कि विधान परिषद के सदस्यों के अधिकार भी बढ़ा दिए गए। देखिए, इसमें इस अधिनियम के माध्यम से गोपाल कृष्ण गोखले, एस एन बनर्जी और फिरोज शाह मेहता जैसे भारतीयों को विधान परिषदों में शामिल किया गया। बजट तो ऑलरेडी पहले से ही प्रस्तुत होता चला आ रहा है। गैर सरकारी सदस्य बजट पर अब प्रश्न पूछ सकते हैं, बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, केवल प्रश्न पूछ सकते हैं। वो सार्वजनिक नीतियों के विषयों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। 1892 के परिषद अधिनियम में ये हुआ, और थोड़ा सा संख्या बढ़ा दी गई, ठीक है, विधान परिषदों के सदस्यों की। फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया। देखिए, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, या मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है, ये आपको समझना है। मार्ले मिंटो क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बता रहा हूं। जब ये एक्ट बना था उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो मिंटो था। जब ये एक्ट बना था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था बच्चे? मिंटो था। और भारत राज्य सचिव था मार्ले। तो मार्ले मिंटो एक्ट इसलिए कहा जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। यही वो अधिनियम है जिसके माध्यम से भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बच्चे शुरुआत की गई, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्थापित किया गया। यही वो अधिनियम है, ठीक है, जिसके माध्यम से ऐसा किया गया। तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्थापित करने वाला एक्ट यही है। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को अचानक से बढ़ा दिया गया बहुत। अभी तक बच्चे देखो यहाँ पे 6 है केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, देखिए 6 से 10 के बीच में, यहाँ पे 16-17 हो गई है, यहाँ पर 60 कर दिया गया केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर। लेकिन अब बजट पर पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, प्रश्न पर प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जैसे एक बच्चा पूछ रहा पूरक प्रश्न, पूरक प्रश्न का मतलब होता है जैसे मैंने आपसे पूछा कि पढ़ नहीं सकते, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तुम्हारा, तुम उल्टा मुझसे कहने लगे पहले तुम तो ढंग से पढ़ा लो, हाँ हमारा तो पढ़ाई में मन लग जाएगा। लेकिन मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, तुम कहने लगे पहले तुम तो अपना बताओ। तो जब प्रश्न पर प्रश्न पूछा जाए तो उसको पूरक प्रश्न कहते हैं।
ठीक है, तो उसको पूरक प्रश्न कहते हैं, जब प्रश्न पर प्रश्न पूछा जाए तो। चलिए जी, उम्मीद करता हूं कि ये बात तो आप सभी को समझ में आ गई होगी। यहां तक किसी को किसी भी तरह का, इसको क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो एक्ट। ठीक है, क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो एक्ट। एक, अब ये जो मिंटो है भैया, ये ध्यान रखना, ये कौन है, वाइसराय, और मार्ले कौन है, भारत राज्य सचिव या गवर्नर जनरल है, इसलिए। देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई है बच्चे इस एक्ट के माध्यम से। एक, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई। 60 में से 33 मनोनीत होंगे, 27 निर्वाचित होंगे। अब जैसे आप पूछ रहे हैं सांप्रदायिक निर्वाचन क्या होता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब ये होता है बच्चे, कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित की गई, मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, अब जो सीटें मुस्लिम्स के लिए आरक्षित की गई, उन पर खड़ा होने वाला कैंडिडेट मुस्लिम ही होगा, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से सही, लेकिन वो होगा मुस्लिम ही। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वोट करने वाले जो होंगे वो भी मुसलमान ही होंगे, किसी दूसरे धर्म के लोग वोट नहीं कर सकते। तो इसको हम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। चलिए, ठीक है, अब हम इनको पढ़ते हैं। कहाँ है भैया वो कर्सल सा होता है, कहाँ है वो, चलिए। भारत शासन अधिनियम 1858 बच्चे, कंपनी से भारत का प्रशासन छीनकर क्राउन ने सीधे अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, क्यों, 1857 की क्रांति के बाद। अच्छा अच्छा, क्यों बच्चे, 1857 की क्रांति के बाद, तो 1857 का रेवोल्यूशन या रिवोल्ट के बाद कंपनी से भारत का प्रशासन छीनकर ब्रिटिश क्राउन ने सीधे अपने हाथों में ले लिया। गवर्नर जनरल का पद नाम अब वाइसराय हो गया भैया। क्यों हो गया मेरे प्यारे बच्चे वाइसराय, बताओ छोटे बहन भाई, क्यों हो गया वाइसराय। देखिए, जब वो देसी राज्यों के साथ, देखिए जब वो देसी राज्यों के साथ क्राउन के प्रतिनिधि के तौर पर अपने संबंधों को निर्धारित करेगा, तब वे वाइसराय कहा जाएगा। जैसे राष्ट्रपति का दूत क्या कहलाता है, राजदूत, राष्ट्रपति का दूत, ऐसे ही देखिए ना, ब्रिटिश राजा का दूत क्या कहलाएगा, वाइसराय, जब वो भारतीय देसी रियासतों के राजा महाराजाओं के साथ संबंधों का निर्धारित कर रहा है। 1784 से चला आ रहा दोहरा नियंत्रण, मतलब 1784 से चला आ रहा दोहरा नियंत्रण का मतलब है ये जो दो संस्थाएं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो 1784 से ये जो दोहरा नियंत्रण चला आ रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ये दोहरा नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये दोहरा नियंत्रण समाप्त कर दिया गया और इन दोनों संस्थाओं के स्थान पर एक नई संस्था का गठन किया गया। ठीक है, और उस संस्था का नाम क्या होना था, भारत राज्य सचिव। ठीक है, वो एक 15 सदस्यीय संस्था थी, उसका अध्यक्ष भारत राज्य सचिव था बच्चे। ठीक है, 15 सदस्यीय संस्था थी, उसका अध्यक्ष भारत राज्य सचिव था। इसमें से, इस संस्था में से बच्चे आधे से अधिक सदस्य, मतलब 9 सदस्य ऐसे होने थे क्योंकि जिनको अभी भारत से आए हुए 10 वर्षों से अधिक समय ना हुआ हो, जिनको अभी भारत से आए हुए 10 वर्षों से अधिक का समय ना हुआ हो, और जिन्होंने कम से कम, ठीक है, 10 वर्ष तक भारत में सेवा की हो, जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष तक भारत में सेवा की हो। ठीक है, चलिए, और यही संस्था भारत का प्रशासन संभालेगी। इसका अध्यक्ष भारत राज्य सचिव होगा। ठीक है, ध्यान रखना, और इसका जो स्तर था, ठीक है, जो उसको दर्जा था, वो कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार में जो कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा होता था, ठीक है, भारत राज्य सचिव को समकक्ष, ठीक है, उसी के समकक्ष दर्जा प्राप्त था भारत राज्य सचिव को। ठीक है, परिषद के अन्य सदस्य सामान्य सदस्य होने थे। ठीक है, अन्य सदस्य सामान्य सदस्य होने थे, और 15 में से 9 सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष तक भारत में सेवा की हो, और इस परिषद का पूरा वेतन, ठीक है, 1919 तक भारतीय राजकोष से दिया जाता रहा। इस परिषद का पूरा वेतन बेटा 1919 के भारत शासन अधिनियम, इस परिषद का पूरा वेतन 1919 के भारत शासन अधिनियम तक भारतीय राजकोष से दिया जाता रहा। परिषद के 15 में से 9 सदस्य ऐसे, टोटल 15 सदस्यीय संस्था थी, 15 में से 9 सदस्य ऐसे होंगे, ठीक है, जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष तक भारत में शासन किया, और भारत से आए हुए उन्हें अभी 10 वर्षों से अधिक का समय भी नहीं हुआ है। भारत से आई हुई अभी 10 वर्षों से अधिक का समय भी नहीं हुआ है। 1861 का परिषद अधिनियम, ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। क्यों बच्चे, क्योंकि कानून बनाने में भारतीयों का सहयोग लेना था, ये दिखाना था कि हम आपकी इच्छाओं के आधार पर ही कानून बनाएंगे। ठीक, हम आपको कानून बनाने की संस्था में शामिल करेंगे। ठीक है, इसलिए तो केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया और कानून बनाने में भारतीयों का सहयोग लिया गया। 3 भारतीय शामिल किए गए, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव। अन्य सदस्य गैर सरकारी होने थे, लेकिन बहुमत जो था वह सरकारी सदस्यों का था मेरे प्यारे बच्चे। इसमें इस अधिनियम के द्वारा ही पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया।
देखिए सरकारी सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं, सॉरी, गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। मतलब पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया इसी अधिनियम के माध्यम से। बहुत बार पूछा जाता है कि भाई किस अधिनियम के माध्यम से बजट प्रस्तुत किया गया, तो 1861 के परिषद अधिनियम के माध्यम से। 1861 के परिषद अधिनियम के माध्यम से पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया। गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। अर्थशास्त्री बिल्सन जो है, अर्थशास्त्री बिल्सन के द्वारा पहली बार इनकम टैक्स आयकर लगाया गया। विशेष अवस्था में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, जिसकी अधिकतम अवधि 6 महीने थी। पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई और कानूनों को लागू करने के उद्देश्य से विभागों का गठन किया गया। यही भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की जनक कही जाती है। गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक 5वां सदस्य जोड़ा गया और बंबई और मद्रास को, बेटा जो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियां थी ना, जिनको 1833 के चार्टर एक्ट से पूरी तरह से, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया था। अब मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को फिर से कानून बनाने की शक्ति दे दी गई, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है ना, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। उनको फिर से कानून बनाने की शक्ति दे दी गई, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को, अर्थात कानून बनाने की शक्ति का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। अब 1892 का परिषद अधिनियम आया। इसमें गैर सरकारी सदस्य बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। केवल बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं गैर सरकारी सदस्य। अरे भैया 1861 में तो गैर सरकारी सदस्य बजट पर क्वेश्चन भी नहीं कर सकते थे। यहाँ पर तो कम से कम उनको प्रश्न पूछने की इजाजत दे दी, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। हाँ, वे सरकारी नीतियों पर प्रश्न पूछ सकते हैं और सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने कोई भी प्रश्न पूछा तो प्रश्न पूछने पर सरकार उनको उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। कि जैसे तुमने तो प्रश्न पूछ लिया, लेकिन अब सरकार उस प्रश्न पर तुमको उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है कि सरकार तुमको उत्तर देती फिरेगी। ठीक है, तुम पूरक प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का उत्तर तो दिया, सॉरी, उत्तर दिया, केवल गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का उत्तर तो दिया, लेकिन देखिए प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया कि गैर सरकारी सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं, अधिकार तो दिया, लेकिन सरकार गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, मत विभाजन का अधिकार भी नहीं था, और बहुमत अभी भी सरकारी सदस्यों के पास में ही था। ठीक है, बहुमत अभी भी सरकारी सदस्यों के पास ही था। 1861 का परिषद अधिनियम। ठीक है बच्चे, देखो पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया, गैर सरकारी सदस्य बजट पर प्रश्न नहीं पूछ सकते, बजट पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया और कानून बनाने में भारतीयों का सहयोग लिया गया। केंद्रीय विधान परिषद का गठन करके, केंद्रीय विधान परिषद का गठन करके बच्चे कानून बनाने में भारतीयों का सहयोग लिया गया। इस अधिनियम से 3 भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया गया, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव। ठीक है, अन्य सदस्य गैर सरकारी होने थे, लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों का ही था। पहली बार बच्चे बजट प्रस्तुत किया गया इस अधिनियम के माध्यम से, लेकिन बजट पर प्रश्न नहीं पूछ सकते गैर सरकारी सदस्य। विल्सन के द्वारा आयकर लगाया गया और विशेष अवस्था में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, जिसकी अधिकतम अवधि 6 माह थी। विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, यही भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली कही जाती है, और कानून को लागू करने के उद्देश्य से विभागों का गठन किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 5वां सदस्य जोड़ा गया। गवर्नर जनरल की परिषद में बचे, ठीक है, 5वां सदस्य जोड़ा गया, 5th मेंबर्स को जोड़ा। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को फिर से कानून बनाने का अधिकार मिल गया। 1892 का परिषद अधिनियम, गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। ये गैर सरकारी सदस्य बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं, गैर सरकारी सदस्यों को बेटा बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन सरकारी नीतियों पर उनको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला, और न ही सार्वजनिक महत्व के विषयों पर वे प्रश्न पूछ सकते। ठीक है, उन्होंने प्रश्न पूछा तो उनके प्रश्न पूछने पर सरकार उत्तर देने के लिए बाउंडेड नहीं है। पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, मत विभाजन नहीं, अभी भी बहुमत सरकारी सदस्यों के ही पास था। ठीक है, 3 भारतीयों को शामिल किया गया, गोपाल कृष्ण गोखले, एस.एन. बनर्जी और मेहता। निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ, लेकिन निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। निर्वाचन पद्धति का आरंभ तो हुआ, लेकिन कहीं पर भी निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। गैर सरकारी सदस्य का मतलब है बेटा श्वेता, जो सरकार के द्वारा मनोनीत नहीं है, वो गैर सरकारी सदस्य। जैसे बनारस के राजा, पटियाला के राजा सर दिनकर राव, ये तो सरकार के द्वारा मनोनीत है। ठीक है, लेकिन जो भारतीयों के द्वारा चुनकर आएंगे वो गैर सरकारी सदस्य हैं। ठीक है, इधर देखिए सरकार ने गोपाल कृष्ण गोखले, बनर्जी और मेहता, ये सरकारी सदस्य हैं। ठीक है, लेकिन जो भारतीयों के द्वारा चुनकर आएंगे, जो चुनाव होकर आएंगे जिनका, वो गैर सरकारी सदस्य हैं। लेकिन सरकारी सदस्यों में केवल ये 3 ही नहीं है भारतीय,
ठीक है, इसमें अंग्रेज ज्यादा है, बहुमत सरकारी सदस्यों में अंग्रेजों का है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ? थैंक यू सो मच। ठीक है, बताओ क्लियर हुआ? हाँ, सौम्या जी दिखता है। अच्छा ललित, अरे वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। चलो, अब ये आपका 1909, 1919 और 1935 का भारत शासन अधिनियम रह रहा है। ठीक है ना बच्चे? अब मैं इसे नहीं कराऊंगा, लेकिन क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि तुम्हारा ठीक है फ्यूज उड़ जाएगा। ठीक है, इतना नहीं, इतना बहुत है तुम्हारे लिए। ठीक है, इतना बहुत है तुम्हारे लिए बच्चे। लेकिन मैं ध्यान रखना, मैं इनकी पीडीएफ दे रहा हूं आपको, जिससे कि आप पढ़ सको। ठीक है, पढ़ के आना इनको, क्योंकि अब ठीक है ना, मंडे को ही इसका नंबर आएगा। अब मंडे को ही इसका नंबर आएगा ना। कल से एक, कल आपका वर्ड ज्योग्राफी का वो है टर्न बेटा। कल हम वर्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, अक्षांश एवं देशांतर। और कल बड़े आराम से हम 2-3 चैप्टर वर्ड ज्योग्राफी के बड़े मजे से हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके। हाँ, ये रह गए बेटा, ये इसलिए रह गए ना, क्योंकि मैं अभी पढ़ा दूं तो आपको नहीं आएगा समझ में। ठीक है, ये है तो बस 10-15-20 मिनट के। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको ठीक है ये फाइल दे रहा हूँ, आप रीड आउट कर लेना। और जब मंडे को मिलेंगे तो मैंने orally बता दूंगा आपको। और फिर मंडे से फिर हम लोग क्या, ठीक है मैंने बताया था, हम गांधी जी, पहले गांधी जी, कार्ल मार्क्स, और हम बात करेंगे अंबेडकर जी के बारे में। ठीक है, कार्ल मार्क्स का हम साम्यवाद देखेंगे कैसा है, तो इन तीनों को हम करेंगे। मतलब यार शानदार चल रहा है आपका सिलेबस, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, पर्सनली मैं बताऊं, हर एक छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक्ट ठीक है ना, मैं लिख लिख कर भी इनको पढ़ा सकता था, मुझे कोई इशू नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप हैं इतनी समझदार कि बड़े आराम से आप इनको कर लेंगे। लेकिन इनके बारे में हर एक चीज मैंने आपको बता दिया, हर एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और बताओ। ठीक है जी, है ना? हाँ, ठीक है, गांधी जी, कार्ल मार्क्स, और आप ठीक है अंबेडकर साहब को ठीक है पढ़ के आना बेटा। ठीक है, मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जिससे कि जब हम मंडे को आए। अच्छा, कल क्या है? कल अक्षांश देशांतर। कल अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है ठीक है उसको हम देखेंगे, अक्षांश देशांतर को देखेंगे। ठीक है, और पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है ठीक है, जिसमें हम आपको पैलेयोजोइक, ठीक है ना, और पैलेयोजोइक में आपका ठीक है जितने भी आपके एपोच देखने को मिलेंगे ठीक है वो सारे। ठीक है, सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, फिर पैलेयोजोइक में आप कैम्ब्रियन पढ़ेंगे।
कैम्ब्रियन के बाद आर्डोविशियन पढ़ेंगे, आर्डोविशियन के बाद फिर सिल्यूरियन पढ़ेंगे, सिल्यूरियन के बाद कार्बोनिफेरस पढ़ेंगे, फिर आप पर्मियन युग पढ़ेंगे। तो वो सारा हम जो भूगर्भिक इतिहास है पृथ्वी का, ठीक है, उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, है ना, थैंक यू।